6,899 ये कंप्लेंट्स उस पर रिसीव हुई है, जिसमें 10,23,728 ये कंप्लेंट्स रिजॉल्व हो गई हैं। तो इस नाते से जो इन टाइम हुई वो 3,06,000 बताई जा रही है, लेकिन बहुत सी ऐसी होती है जो प्रोसेस में टाइम लगता है, वो भी रिजॉल्व हुई है लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा है। इसी प्रकार से दूसरा एक पोर्टल जनता के लिए वो 2 बनाए थे, एक शहर के लिए अलग, गाँव के लिए अलग। शहर का है नगर दर्शन, गांव का है ग्राम दर्शन। उसमें भी हर गांव का या शहर का अपने एरिया का जो नागरिक अपने ही वहाँ की कोई डिमांड है, उसमें मेनली डिमांड्स हैं अपने विकास के काम के लिए, छोटी बड़ी कोई इसकी शिकायत होती है, ये काम किया जाए, ये काम किया जाए, तो वो ग्राम दर्शन और नगर दर्शन में वो उसको अपलोड करते हैं। और अपलोड करने के बाद वो अपने आप डायरेक्टली डिपार्टमेंट के पास जाती हैं। डिपार्टमेंट के लोग उसको एनालिसिस करते हैं, उसकी फिजिबिलिटी देखते हैं, उसका एस्टिमेट तैयार कराते हैं, फिर उसको अप्रूवल करा कर उसको कंप्लीट करने का काम करते हैं। वो भी पिछले 1 साल से हमने उसमें काफ़ी किया है, उस पर भी काफ़ी प्रगति हो रही है। लेकिन शुरू में चूँकि वो नया पोर्टल था तो उसमें विधायकों के और चुने हुए प्रतिनिधियों का भी उसमें रोल था। तो चुने हुए प्रतिनिधि हमारे पंचायतों के, ग्राम पंचायत को तो अब आकर के बने हैं, केवल विधायक रिकमेंड करते हैं। अब कोई भी चुनाव प्रतिनिधि जो है उसको रिकमेंड करके भेज सकता है और उस पर काम शुरू हुए हैं। और इसी प्रकार से अब ये आज जो ये पोर्टल शुरू कर रहे हैं, इस पिछले लगभग 4 महीने से मैंने जन संवाद के जो कार्यक्रम शुरू किए हैं, पहले जिलानुसार कुछ स्थानों पर किए, 3-4 जिलों में जिले के सब लोग ऐसे कंप्लेंट्स वाले एक ही स्थान पर आते थे। 500 से लेके 800 तक ऐसे लोग आते थे, मिलते थे, अलग अलग ग्रुपों में बैठा करके, और उनकी बात हम सुनते थे, और जो लिखित कागज़ उनके होते थे वो फिर डीसी लेवल की जो चीज़ें हैं वहीं डिप्टी कमिश्नर उनको देते थे, वो इसको इस जनसंवाद पोर्टल के ऊपर चढ़ाएंगे। और जो चंडीगढ़ के हमारे साथ होते थे डिपार्टमेंट के नाते से जो लेके आते थे उसको हम यहाँ चढ़ाएंगे। तो इस प्रकार का सारा कार्यक्रम हमने शुरू किया। बाद में फिर अब गांव-गांव में जाने का जो कार्यक्रम किया है, हर जिले के लगभग 15 से 15 के आसपास गाँव में मेरा जाना। मुख्यमंत्री जनसंवाद पोर्टल को लेकर इस वक्त जानकारी साझा कर रहे हैं और बता रहे हैं किस प्रकार से इस पोर्टल के माध्यम से कामकाज जो है वो काफ़ी सुविधाजनक हो गया है। अब बेहद आसानी से कोई भी जानकारी जो है इस पोर्टल के माध्यम से हासिल की जा सकती है। अगर किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कैसे आप अपनी तमाम चीज़ों को इसमें फीड कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि 2 दिवसीय कैबिनेट की बैठक चंडीगढ़ में चल रही थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अब से थोड़ी देर पहले ही कैबिनेट की बैठक जो है वो समाप्त हुई है और इस वक्त मुख्यमंत्री बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी साझा कर रहे हैं। बैठक में क्या कुछ खास रहा, इन तमाम बातों को लेकर मुख्यमंत्री इस वक्त मीडिया से रूबरू हैं। अभी तक 3,609 ऐसी एंट्रीज ये हो चुकी हैं, लेकिन अभी उसको मैंने भी लगातार उसको मैं रिव्यू भी करता हूँ। जो कुछ उसमें कमी दिखती है या जो उसका जो रूट जो उसका पैक करना होता है, उसकी ट्रैकिंग सिस्टम वो सारा बनवाया ताकि नीचे के अधिकारी पर भी चीज़ अपने आप पहुँच जाए और वो उसको जिसको रिजॉल्व करना है, जिसने ओन किया है, उसको ऑन करने के बाद टाइमलाइन वो बताते हैं कि इस काम में इतने दिन लगेंगे, और वो दिन उसमें चढ़ाता है। उतने दिन के बाद फिर उसकी जिम्मेदारी होती है, उसको हम यानी उसकी जिम्मेदारी ठहराते हैं कि इतने दिन में हुआ है कि नहीं हुआ तो उससे पूछताछ होती है। तो ये सारा एक सिस्टम बना है। इस सिस्टम के माध्यम से गाँव की आम आदमी की जो समस्याएं हैं वो रिजॉल्व होंगी। उसके बताए हुए काम, इसमें किसी भी प्रकार का काम आएगा, चाहे वो ग्रीवेंस हो, चाहे वो सुझाव हो, चाहे वो डिमांड हो, इवन ट्रांसपोर्ट की भी कई ऐसी एप्लीकेशन लोग दे देते हैं, वो हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को चली जाती है। वो उसका ऑनलाइन है तो ऑनलाइन के हिसाब से उसको उत्तर जाता है, भी ऑनलाइन है। और जो ऑनलाइन नहीं है, मैनुअल ट्रांसफ़र है, वो मैनुअल ट्रांसफ़र उसकी इच्छा के हिसाब से हम करते हैं। तो मोटे तौर पर पब्लिक यानी जो सिटीज़न सेंट्रिक ये सारी चीज़ें हमने बनाई हैं ताकि सिटीजन कोई भी बात अपने गांव में अपने घर में बैठे बैठे हमको भेजे और हम उसका काम करके उसके घर में उसको बता सकें। और मैं समझता हूँ कि इतना जो एक विस्तृत ये जो सारी योजना बनाई है हरियाणा सरकार ने, इस प्रकार की योजना मुझे नहीं लगती किसी और सरकार की भी है। अब इसमें से मुझे वो दिन याद है कि जब इसी 4th फ्लोर के ऊपर 1996 से 98 तक जब सरकार में शामिल थे, चौधरी बंसीलाल जी की सरकार में, और ये फ्लोर भरा रहता था। और ख़ास करके हमारे शिक्षा मंत्री जी का कमरा तो पैर रखने की जगह नहीं होती थी। अगर हमें भी बात करनी होती थी तो घंटों लग जाते थे उनसे बात करने के लिए 1 मिनट। लेकिन आज वो सब चीज़ों से मुक्त हम इसलिए हुए हैं कि व्यक्ति को यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है।
उसका पैसा नहीं लगता, उसका समय नहीं लगता। और बात वही जो उसको 3 दिन 4 दिन में यहाँ आकर के वो बताता था, वो 1 मिनट में अपनी बात हमको भेजता है। तो टेक्नोलॉजी का एक उपयोग हम करके चीज़ों को कर रहे हैं। और इसका जो जनसंवाद के वाले जो कार्यक्रम चल रहे हैं जनता के 3-3 दिन के जिलानुसार, बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन इसके अंदर है। कई विषय और भी हैं इसके साथ सेटिस्फेक्शन के, लेकिन ये जो ऑनलाइन का सिस्टम है जनता बहुत पसंद कर रही है। और जो हमारे विपक्षी साथी बार बार ये बोलते हैं कि ये पोर्टल की सरकार है, पोर्टल आएंगे तो ख़त्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और थोड़ी भाषा बदली है उनकी भाषा कहती है जो उपयोगी पोर्टल है उनको छोड़ करके बाकी सब उनको ख़त्म कर देंगे। तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि कोई पोर्टल हमारा ऐसा नहीं है जो जनता के लिए उपयोगी ना हो। हर पोर्टल का उपयोग है और एक ईज़ ऑफ लिविंग जिसको कहना चाहिए, उस नाते से इन सारी व्यवस्थाओं का उपयोग कर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि भी कभी हमने टेक्नोलॉजी की ये चीज़ें पढ़ी नहीं, लेकिन अभ्यास से करते करते आज इतना विश्वास हो गया कि हम कोई भी चीज़ करते हैं जनता को 1 मिनट में बताते हैं। मैं हर शनिवार शाम को 5 बजे जनता के किसी एक वर्ग से, और उनकी संख्या 10 से 15 हज़ार होती है, ज़्यादा नहीं होती है, उन सब से सीधा ऑडियो कॉन्फ्रेंस करता हूँ, उन सब से अपनी बात करता हूँ। होता है एक ही वर्ग है, एक ही सेक्शन है, उससे बात करके, और उसमें से 25, 20, 15, 25 इतने लोगों से व्यक्तिगत बात भी करता हूँ। और उसमें से फील्ड में क्या कुछ चल रहा है सीधी बात हमको जानकारी आती है। और कई बार तो बैठे बैठे जो समस्या होती है उसका जो हल हमको सूझता है वो तुरंत बताता हूँ, इसका ये हल है, इस हल को ऐसे करिए। जो अधिकारी होते हैं वो सब सुन रहे होते हैं उसको, संबंधित विभाग के अधिकारी, सभी डिप्टी कमिश्नर, सभी विधायक और सभी हमारे पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी हम जोड़ के रखते हैं कि उन्होंने सुनना होता है। लेकिन जो जनता है जिसको संपर्क करना वो केवल टूबे होते हैं, बाकी सब बनवे होते हैं। तो इस प्रकार का एक कार्यक्रम आज लॉन्च किया है। इस अवसर पर मैं विभाग के सभी अधिकारी जो हैं हमारे, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस बात की कि एक अच्छा कार्यक्रम शुरू किया। इसमें बाकी भी अगली जो हमारी फील्ड से ऐसे आएंगे कागज़ वो सब, और सीएम ऑफिस में या सीएम निवास पर और भी जो लोग आते हैं उनको भी सबको इसमें हम लोग मैसेज आएगा, कंप्लेंट के बाद मैसेज आएगा कि आपकी जो कागज़ है इस जगह पर पहुंचा है। और उसमें एक टाइम निश्चित करेंगे कि लोड होने से लेकर के और संबंधित अधिकारी जिसने उसको एग्जीक्यूट करना उस समय का निश्चित समय हम करेंगे कि इतने समय में वो पहुंचना चाहिए। अब उसके लिए कोई विचार किया होगा ना, 3 दिन 5 दिन पैसा वो डिक्लेयर करेंगे और सबको बताएंगे, ताकि क्योंकि ये तो ऑनलाइन है, फटाफट वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद फिर वो अधिकारी जिसने एग्जीक्यूट करना वो उसका टाइम डालेगा। कुछ सर्विसेज ऐसी हैं, लगभग 600 सर्विसेज जो राइट टू सर्विस में आती हैं। तो राइट टू सर्विस में उसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली राइट टू सर्विस में उस हिसाब से काम करेगा। नहीं तो फिर फर्स्ट अपेलेंट, फिर सेकंड यानी अपेलेंट, और उसके बाद फिर कमीशन, वो तो उधर चला जाए। जिनकी राइट टू सर्विस में उल्लेख नहीं है उसका उल्लेख वो करेगा। कोई भी कंप्लेंट है तो ये 3 दिन में रिजॉल्व होगी, 4 दिन में होगी, 10 दिन में होगी, महीने में होगी, उसको लिखेगा। उसके बाद उसकी जिम्मेदारी वहीं से शुरू हो जाएगी। अब दूसरा विषय वो है आज की कैबिनेट मीटिंग। तो मित्रों, आज की कैबिनेट मीटिंग में एजेंडाज के 22 विषय थे, और उस 22 विषय में जो सबसे महत्वपूर्ण था वो हर वर्ष की भांति वो रहता है एक्साइज पॉलिसी। तो एक्साइज पॉलिसी हर साल बनती है। ये पहले तो 31 मार्च तक बना करती थी, लेकिन कोविड में इसका कुछ समय परिवर्तन हुआ था। उस नाते से अब ये हर वर्ष की पॉलिसी जून 11 तक ख़त्म होती है, जून 12 से नई पॉलिसी शुरू होती है। तो जून 12 से नई पॉलिसी शुरू होगी। आज अभी 1 महीने का समय जो है इस पॉलिसी के हिसाब से उनकी ऑक्शन होनी है या जो वेंडर्स तय करने हैं उस सारी प्रोसेस में लगेगा। और नया जो वर्ष है इस एक्साइज पॉलिसी का 12 जून से अगले साल की 11 जून तक ये रहेगा। और उसमें मुख्य रूप से जो चीज़ें आज तय की गई हैं उसमें पहला विषय तो यही है कि हमारा जो पिछले वर्ष का यानी वर्ष भर का जो टारगेट था रेवेन्यू का, पहली बार वो 10,000 करोड़ रुपया पार होने जा रहा है। क्योंकि उसका 1 महीना बाकी है, तो उस 1 महीने का जो एवरेज के हिसाब से 10,000 करोड़ रुपये से लगभग 10,500 करोड़ रुपये पहुँच जाएगा। और पहली बार ये 10,000 करोड़ से ऊपर होगा। 2014 में 14-15 में जब हम सत्ता में संभाली थी उस समय ये लगभग 3200 करोड़ था। इन्हें 3 गुना से भी ज़्यादा ये रेवेन्यू हुआ है। और अगर मैं पिछले 5 साल की बात करता हूँ तो ये 5 साल में भी दुगना हो गया है। उस समय भी लगभग 5,500 करोड़ था, तो ये दुगने के आसपास 5 साल में यानी पहुँचा है। 5 साल यानी ये अब से 5 साल यानी ये है 2023 का, तो 2018 का यानी
पिछली टर्म से भी 1 साल पहले का। तो एक अच्छी जो हमारी प्रोग्रेस है, प्रगति है, इसमें से व्यवस्थाओं को पता लगता है। व्यवस्थाएं हमने खूब अच्छी की हैं, बावजूद इसके कि कुछ शिकायतें बीच में जो आती रहती हैं, उन शिकायतों का निवारण कैसे करना, उस पर कैसे शिकंजा कसना, वो हर वर्ष आगे हम बढ़ते हैं, उन चीज़ों को ठीक करते हैं। तो इस नाते से इन चीज़ों को ठीक करते हुए और हमने अपना ये रेवेन्यू बढ़ाया है। लास्ट ईयर था 10,000, तो इस बार 11,500 करोड़ का टारगेट है। 23% ग्रोथ आई है, 10,500 करोड़। वो तो उससे पिछले साल तो 23%। इस बार भी ये 15% आंकड़ा आँक करके चल रहे हैं कि 10,000 करोड़ से 11,500 करोड़ रुपया ये आएगा। लेकिन उसमें भी डिपेंड करता है कि साल भर में, क्योंकि ये चीज़ एकदम बहुत एक्सपेक्टेशन के हिसाब से एकदम फिक्स चलती है ऐसा नहीं है, कई चीज़ में अदल बदल होती रहती हैं। लेकिन फिर भी न्यूनतम जो है हमारा 11,500 करोड़ का टारगेट है। इसके ऊपर बहुत कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसका डिपेंड करता है, तो मुझे लगता है उससे बढ़ जाएगा। अभी तक कुरुक्षेत्र ऐसा नगर था जिसको हमने इन चीज़ों से एक प्रकार से होली सिटी के नाते से उसका दर्जा था, पवित्र एक शहर के नाते से। अब उसने पंचकूला भी जोड़ दिया। तो मनसा देवी, माता मनसा देवी के मंदिर के नाते से पंचकूला का भी एक एरिया उसमें तय किया कि वहाँ भी शराब के ठेके नहीं होंगे। पंचकूला का एक एरिया तय करेंगे। मनसा देवी के आसपास का कुछ एरिया है, 3 किलोमीटर 4-5 किलोमीटर ऐसा कुछ तय किया है, तो उसकी बाउंड्री तय हो जाएगी। हाँ, यानी घग्गर पार नहीं है। इनको अंकित जी को चिंता हो गई। इसी में इस बार का जो कुल अधिकतम संख्या जो पिछले बार डीलर्स जो बने थे हमारे रिटेल के दुकानें, वो 2500 के आसपास थी। इस बार हमने टारगेट 2400 का रखा है, 100 कम रहेंगे। बहुत जगह से ऐसी डिमांड्स आ रही हैं कि गांव में उनमें ठेके न खोले जाएं। उन डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए तो आंकड़ा ये लगभग 2400 तक जाएगा। और हम उसमें कुछ ना कुछ कमी कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, लोगों की डिमांड के हिसाब से। जिन गांव में पहले कन्या गुरुकुल थे उनमें शराब की दुकानें नहीं खुलती थी, लेकिन इस बार कन्या शब्द हटाकर कोई भी टाइप का गुरुकुल है उस गांव में वो शराब का ठेका नहीं खुलेगा। तो कुछ गांव तो इसलिए भी कट जाएंगे। और अगर आगे किसी गांव में शराब नहीं लोग चाहते हैं तो उनका प्रस्ताव आना और ये करना वो करना, उसकी वजह सिंपल रास्ता ये है कि एक गुरुकुल का स्कूल शुरू करें तो शराब का ठेका अपने आप बंद हो जाएगा। पर्यावरण के नाते से एक निर्णय लिया है कि पहले कुछ बोतलें तो शीशे के गिलास में आती थी और कुछ प्लास्टिक की पैक, जो PET पैट होता है, तो प्लास्टिक में उनकी सप्लाई होती थी। लेकिन अब इस बार एक हम सोच रहे हैं कि फरवरी 29, इस बार फरवरी 29 आएगा 2024, तो 29 फरवरी के बाद यानी 1 मार्च ऑनवर्ड्स ये सारा प्लास्टिक की बजाय शीशे की बोतलों में ही सप्लाई होगा, चाहे कोई भी साइज हो शराब का। तो इसलिए पर्यावरण के नाते से नो प्लास्टिक, इस नाते से इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। रिटेल जो परमिट फीस है, उस परमिट फीस में एक नया हमने वेलफेयर फंड, एनवायरमेंटल एंड एनिमल वेलफेयर फंड, इसको लगाया है और इसमें लगभग 350 से 400 करोड़ रुपया अतिरिक्त मिलेगा। और ये 400 करोड़ रुपया विशेष काम के लिए उपयोग करेंगे, जिसकी घोषणा मैं बजट में कर चुका हूँ। 400 करोड़ रुपया मालूम है ना, इसलिए एनुअल वेलफेयर फंड इस नाते से वो 400 करोड़ का उपयोग करेंगे, ताकि हम ऐसे जो बेसहारा पशुधन हैं उसको सड़कों से मानो उसको वहाँ से उठा करके और कहीं ना कहीं उनके लिए आते बनाए जाएं और उसमें उनका रखना, उनकी व्यवस्था, उनके चारे की, उनकी बाकी चीज़ें हो सकें, ताकि एक बड़ी समस्या से हम निजात पा सकें। पहले गांव में 4000 की आबादी तक एक वेंड और इससे ऊपर 2 वेंड भी, यानी वेंड का मतलब जो सब वेंड यानी उपठे का, ये खोलने का प्रावधान था। उसको हमने 2 के बजाय 1 ही कर दिया है कि 1 ही सब वेंड होगा गाँव में, 2 नहीं होंगे। इसलिए इस पर भी थोड़ा हमने कंट्रोल किया है। इस नाते से आज एक विषय ये था। दूसरे विषय जो उल्लेखनीय हैं, जो आपके सामने उल्लेख करना चाहूँगा,
उसके अंदर पहला तो एक पंजाब पुलिस नियम 1934 में एक फंड बना हुआ था और उस फंड का नाम था हैंडी साइड फंड, सैंडर्स फंड। ये दो फंड चलते थे जो पुलिस के पास होते थे। अब नाम रखे हुए किसी का भी ध्यान नहीं गया। और ये फंड्स कौन से हैं जिनके नाम से रखे हुए हैं? जलियांवाला बाग में जो सैंडर्स का नाम आता है उसके नाम से अंग्रेजों के नाम से फंड चल रहे थे। तो हमने इसका एतराज़ जताया कि इस प्रकार के फंड्स का क्या मतलब हुआ। इसलिए आज विधिवत उन दोनों फंड्स के समाप्त करके और सारा जो पुलिस का फंड आता है उसमें जो होगा बाकी होगा तो पुलिस वेलफेयर फंड जो होता है उसी में डाला जाएगा। इसलिए दो हैंडीसाइड फंड और सैंडर्स फंड इनको समाप्त किया गया। एक हमने डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट ऑडिट ये बनाया है। अभी तक जो CAG यानी जो अटॉर्नी जनरल जो ऑडिटर जनरल का एक ऑफिस होता है वो सभी स्टेट्स के फंड्स का ऑडिट करता है, लेकिन उसमें लोकल जो बॉडीज़ हैं उसका ऑडिट शामिल नहीं होता। हम स्पेशली कहें तब को जाके करते हैं, अन्यथा नहीं। अब हमने एक अपना लोकल जो ऑडिट फंड है वो बनाया, स्टेट ऑडिट फंड। तो स्टेट ऑडिट फंड में अब उसके अंदर चाहे विश्वविद्यालय हैं, चाहे हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, बोर्ड्स हैं, कॉर्पोरेशन हैं, जितने हमारे स्थानीय अथॉरिटीज़ हैं और इन सब PSUs जो स्टेट गवर्नमेंट के हैं वो, और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किसी प्रकार की जो हम वित्त पोषित करते हैं उनको कोई भी हम अनुदान देते हैं, उसमें स्थानीय इकाई भी आ गई, पंचायतें भी, नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर निगम, जिला परिषद, ये सब इकाइयों का भी अब ऑडिट ये जो स्टेट ऑडिट अथॉरिटी ये करेगी। डिपार्टमेंट स्टेट ऑडिट डिपार्टमेंट के माध्यम से ये सब होगा। तो इसके लिए अलग से व्यवस्था ये बनाई जाएगी, ये भी हमने। और ये फेसलेस ऑडिट होगा जो IT पोर्टल के माध्यम से ज़्यादातर स्थानों पर, जैसे खास करके हमने जो हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल जो बनाया है उस पोर्टल का भी ऑडिट, वो कहीं का भी ऑडिट कहीं दूसरे स्थान का ऑडिट भी ऑटोमेटिक कर सकता है। वो अचानक उनको किसी भी स्थान का और कंप्यूटर के द्वारा ही असाइनमेंट मिलेगी कि आपने इस जगह के सारे ऑडिट को करना है। मानो एक ऑडिटर अम्बाला में बैठा हुआ वो पलवल का भी ऑडिट कर सकता है, एक झज्जर में बैठा हुआ ऑडिटर कैथल के लोगों कैथल के अकाउंट्स का भी ऑडिट कर सकता है। तो सब ऑनलाइन ऑडिट होगा। इससे एक सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही ये सुनिश्चित होगी। फिर इसके बाद एक है गांव के अंदर जो हमने ग्राम सचिव लगाए हुए थे, वो ग्राम सचिव उनकी पदों की संख्या भी कम थी अभी तक, उन संख्या को बढ़ा दिया गया है। और वास्तव में तो उनकी एक्चुअल संख्या वो भी कोई 2000 से आसपास, उससे भी कम थी, 1800 के आसपास। नई भर्ती करके ये 4487 संख्या काडर की ये कर दी गई है। और अब 3 तरह की उनकी काडर बनेगा। एक तो जो पहले से हैं लगे हुए ग्राम सचिव जिनकी क्वालिफिकेशन +2 है, उनको ग्राम सचिव 1 कहा जाएगा। उसमें नई भर्ती भी होगी। और अभी भी जो ग्रेजुएट्स हैं, ग्रेजुएट्स एंड कंप्यूटर का जो जानने वाले हैं, उनको सबको काडर 2 में रखा जाएगा, ग्राम सचिव 2, ताकि नीचे वालों की प्रमोशन होकर चले जाएंगे। नई भर्ती भी वो सारी अब ग्राम सचिव 2 की ही होगी, जिसमें ग्रेजुएट विद कंप्यूटर ये अनिवार्य होगा। और तीसरे तरह के होंगे, इन्हीं में से जो सीनियर लोग होंगे ग्राम सचिव 2 में, उनको महाग्राम सचिव, जो हमारे 135 महाग्राम हैं, उनके लिए उनको लगाया जाएगा। 135 लोगों को उसमें ग्राम सचिव, महाग्राम सचिव बनाया जाएगा। और इस प्रकार से 3 कैडर ग्राम सचिव के होंगे। इससे गांव का जो काम है, जैसे जैसे हम विकेंद्रीकरण कर रहे हैं, ग्रामों को और बाकी सब लोगों को जो अधिकार अधिक दिए जाते हैं, उनको कामों का बंटवारा करके उनके जिनमें काम भी ज़्यादा लगाए जा रहे हैं, बजट भी ज़्यादा दे रहे हैं, तो इन ग्राम सचिवों का भी अपना रोल हो जाएगा। उधर ऑडिट और ग्राम सचिवों की संख्या बढ़ाना और पंचायत को ज़्यादा शक्ति देना, ताकत देना, पारदर्शिता के साथ टेंडरिंग के माध्यम से काम करें, तो ये उस प्रोसेस का एक हिस्सा बने। फिर मंत्रिमंडल ने आज जो नए सब डिवीज़न हैं उनकी जिनकी डिमांड आ रही थी, ऐसे 6 नए सब डिवीज़न ये बनाए हैं। उन 6 नए सब डिवीज़न में मानेसर, जुलाना, नीलोखेड़ी, नांगल चौधरी, इसराना और छछरौली, ये नए सब डिवीज़न बनाने के लिए भी हमने प्रस्ताव पारित किया है। इस समय इतना ही है कि पहले 2.5 लाख तक की पॉपुलेशन के जो बनते थे, बाद में विचार करके कुछ और जो जोड़ने के लिए एक रिलैक्सेशन दी गई है।
कि 2 लाख से ऊपर आबादी के भी एरिया को सब डिवीज़न बनाया जा सकता। तो उसमें 6 जो हैं उसके अंदर करते हैं, एलिजिबल होते हैं। 2 ऐसे भी हैं जिनकी डिमांड तो थी लेकिन एलिजिबल नहीं हुए हैं, वो बुआनीखेड़ा और कलानौर। उनकी जनसंख्या अभी भी कम बैठती है। आसपास के गांव जो बाकी हैं उनकी सहमति नहीं अभी बनी है, तो जैसे उनकी भी जनसंख्या पूरी होगी तो उस पर विचार किया जाएगा। HSMITC वाला नहीं दिया। अच्छा, पेंशन एक हमारे जो पुराने एम्प्लॉइज जो रिटायर हो चुके हैं, रिटायर क्या हुआ है HSMITC, जिसको हमने डिपार्टमेंट को ही ख़त्म करके और उनको एक प्रकार से रिटायरमेंट उनकी हो गई थी। तो बहुत पहले उनको पेंशन का पैसा जो उनका EPF वगैरह या और जो चीज़ें थी उतना ही पैसा बहुत कम मिलता था, 2000-2500 के आसपास मिलता था। और उन लोगों ने, किसी ने चेक नहीं किया, उन लोगों ने ओल्ड एज पेंशन भी लेनी शुरू कर दी थी। नियम ये होता है कि या तो ओल्ड एज पेंशन मिलेगी या कोई दूसरी पेंशन है तो वो मिलेगी। अब चूँकि वो भी बहुत कम थी और ये भी उस समय तो 1000, 1200-1500 रही होगी, उससे भी कम रही होगी, क्योंकि एम्प्लॉय रिटायर हुए थे 2006-08 में उनको शायद बंद कर दिया गया था। उस समय ओल्ड एज पेंशन भी बहुत कम थी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने वो लेनी शुरू कर दी। इधर से ये भी ले रहे थे। किसी एक समय में डिपार्टमेंट ने विचार किया कि जब 2 जगह है तो एक जगह का पैसा वापस लिया जाए, और वो पैसा लगभग 15-16 करोड़ रुपया बन गया था। बाद में उन लोगों ने रिटर्न किया कि हमारे 2-2.5 हज़ार रुपया है, हमको ओल्ड एज पेंशन भी नहीं मिलती है और हमें यहाँ से भी कुछ मिलता नहीं है। तो उनको हमने 6,000 से लेकर 20,000 रुपये तक मानधन देना शुरू किया। ऐसे जो रिटायर्ड एम्प्लॉय थे ये लगभग 800 के आसपास थे, तो ऐसे लोगों को 6,000 से लेकर और 20,000 रुपये तक ये पैसा दिया। उधर से रिकवरी डाल दी गई थी, डिपार्टमेंट ने रिकवरी डाली कि 2 जगह ले रहे इसलिए वापस करो। एक समय ऐसा आया कि डिपार्टमेंट ने वो जो उनको 2,500 जो ले रहे थे उनकी ये बंद कर दी, 6,000 से लेकर 20,000 तक लगभग 1 साल का वो उनका बंद रहा। तो जो समस्या ध्यान में आई तो आज हमने उसको रिजॉल्व कर दिया है कि जो पिछला उनका बकाया है 6,000 से 20,000 जो हमने तय किया था 1/10/20 से, वो 1/10/20 से उनका जो एरियर बचा हुआ वो सारा उनको मिलेगा। और जो पहले रिकवरी बनती है उस रिकवरी में भी जो उस 1/10/2020 से पहले 1 साल का उतना ही रिकवर करेंगे, यानी 1/10/19 से 1/10/20 के बीच में जो लिया या 1/10/20 के बाद भी जो लिया वही रिकवर करेंगे विदाउट इंटरेस्ट। और उससे पहले का चाहे वो ओरिजिनल अमाउंट है चाहे इंटरेस्ट है वो सब छोड़ दिया है, ताकि एक सुविधाजनक तरीके से लगभग 2,000 एवरेज भी अगर हो तो 1 साल का 22-24 हज़ार बनता है। तो किसी का 20,000, किसी का 22,000, तो 20-22 हज़ार रुपया उनका जो एरियर बनेगा वो निकाल करके बाकी पैसा उनको देकर पुनः उनकी 6,000 से 20,000 वो चालू हो जाएगी। इस एक प्रकार से जो विवाद सा था उसका सोल्यूशन किया है। उनको हमने ये पेंशन की राहत जो रिकवरेबल अमाउंट थी उसको वेव करके और ये हमने दिया है। इसी प्रकार जो हमारी एग्री बिजनेस और फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी उसमें भी थोड़ा और राहत देते हुए कि कुछ 4 उसके पार्ट थे, उसमें 2 पार्ट्स में तो काफ़ी लोगों की डिमांड थी, लेकिन 2 भाग ऐसे थे जिसकी डिमांड उसकी नहीं आ रही थी। तो जो बजट 2 पार्ट्स का जहाँ डिमांड नहीं थी उसका भी परिवर्तन करके जिनकी डिमांड थी उसमें डाल करके और उसको पूरा कर दिया गया है। तो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज स्कीम के अंतर्गत 25 योजनाएं जो हैं उनमें और एक 15 अतिरिक्त योजनाएं ये स्थापित की जाएंगी, जिसमें इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन स्कीम, ताकि वो जो एग्रो बिजनेस है उसके अंदर वैल्यू एडिशन करने के जो प्रावधान हैं और उसमें चेन सप्लाई का जो सिस्टम है उसको और मजबूत किया जाए। तो ये 160 रुपये का बजट भी उधर ट्रांसफ़र किया और इसमें भी लगभग 3500 करोड़ रुपए का और निवेश आएगा, जिसमें 20,000 लोगों को रोजगार ये और मिलेगा। तो इस प्रकार से जो खाद्य संस्करण की योजना है इसको बढ़ावा देने के लिए एक प्रस्ताव हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ये था। फिर इसी प्रकार से इंडस्ट्रियल कॉलोनी, उस इंडस्ट्रियल कॉलोनी में भी थोड़ा परिवर्तन किया है कि पहले 50 एकड़ तक की जो कॉलोनी थी उसके अंदर एक 20% का और मिक्स लैंड यूज का एक प्रावधान था। अब हमने 50 एकड़ की बजाय उसको 25 एकड़ कर दिया कि 25 एकड़ में 20% और 50 एकड़ में 25% कर दिया, अर्थात एक 5% की वृद्धि। उत्तरोत्तर और आगे जो बड़ी इंडस्ट्री एरियाज हैं उनको 5% मिक्स यूज लैंड यूज इसका लाभ ज़्यादा मिलेगा।
ताकि उनको वायबल हो जाए, क्योंकि जितना मिक्स लैंड यूज़ होगा उसमें उनका वायबिलिटी बढ़ती है। तो इस नाते से वो एक प्रावधान ये किया गया है। एक विषय बहुत दिनों से लटका था, वो था रोहतक में पैरावर की ज़मीन। हमने इसको देखा ही होगा कि कितना विवाद इसका बना है। कोई नहीं, वो करें, दिक्कत नहीं है, लेकिन ये विषय तो एक तरीके से आखिर सरकारी सिस्टम बिना तरीके की होता नहीं। वो तो ये कहते हैं ना जी बक करके जाओ, हमारे स्टेज पर दे के जाओ। अब ये सरकारी सिस्टम ऐसे नहीं होते, बहुत मुश्किल से उन चीज़ों को ठीक किया है। पहले तो जो 33 वर्ष की लीज 2008 में शुरू हुई थी और वो 2041 में ख़त्म होनी थी, अब हमने पिछला उसका क्योंकि रद्द हो चुकी थी, इसलिए अब 2023 से आज से 33 साल की लीज उनको हो जाएगी। तो ये 2056 में जाकर के ख़त्म होगी। तो इसलिए वो एक 15 साल का उनको लाभ ये मिल जाएगा कि वो आज से वो शुरू हो गई है। और दूसरा, उसमें ज़मीन जो थी वो 3 टुकड़ों में थी पहले, क्योंकि पैरावर गांव की ज़मीन अब वो कारपोरेशन में आ गई है। तो 3 टुकड़ों में अब उनकी ज़मीन को इकट्ठा कर दिया गया, एक चौरस उसको शेप दे दी गई है। और जो ऊपर से बिजली की तारों की हैवी जो कनेक्शन होता है, हाई टेंशन की ज़मीन को बाहर निकाल करके उनको जो साफ ज़मीन है, क्लियर लैंड, वो उनको दे दी गई है। इसलिए उसका इसमें मामला ठीक कर दिया गया। और अब उनकी जो है नया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रोहतक नया एक उनके साथ एग्रीमेंट करेंगे और उस एग्रीमेंट लीज एग्रीमेंट में 33 साल का हो जाएगा। फिर उसके बाद उनका काम शुरू है, वो अपने जो भी प्रावधान करना है एजुकेशन के लिए, वो एजुकेशन का अपना, क्योंकि गौड़ ब्राह्मण प्रचारणी सभा बनी हुई है, तो गौड़ ब्राह्मण प्रचारणी सभा उसके अंदर अपना निर्माण करने के लिए पहले शुरू की पॉलिसी जो 2008 में थी उसमें 2 साल का प्रावधान था कि 2 साल के अंदर उनको बनाना था और 2 साल की एक्सटेंशन थी। अब नई उसमें हमने स्कीम में कहा है कि 5 साल में बना सकते हैं और 5 साल के बाद और 5 साल का भी एक्सटेंशन का प्रावधान उनका किया है। इसलिए क्योंकि आखिर संस्थाएं हैं, संस्थाओं को पैसा इकट्ठा करना, बनाना करोड़ों रुपये का काम है, कोई छोटा तो है नहीं। और उस सारे को करने के लिए उनको समय की सुविधा और ज़्यादा दी जाए। तो ये आज एक विधिवत तौर पर इसको लैंड कितनी है टोटल? कुल 15 एकड़ है, 15 समथिंग है। तो उसमें भी अभी तक HSVP ने उसमें बीच में एक्वायर कर ली थी 12.5 एकड़। वो 12.5 एकड़ वापस जो है कॉर्पोरेशन को कर दिया। तो टोटल 15 एकड़ कॉर्पोरेशन जो है उनके साथ लीज करके उनको दे देगी। 2 लाख रुपया टोटल मिला के लीज की राशि होगी वार्षिक, और 5% हर साल उसमें वृद्धि होती रहेगी। अभी यहाँ से मंत्रिमंडल ने फैसला कर दिया, अब तो एक विधिवत उनके साथ एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट होना, वो कॉर्पोरेशन करेगा। कितने साल का एग्रीमेंट किया? 33 साल, आज से 33 56, यानी वो 2008 से पहले 33 साल था, वो रद्द करके अब 2023 से 33 साल 2056 तक होता है। एक विषय कल का वैसे तो सारा आप लोगों के सामने आ ही चुका है, वो है आने वाली नगर पालिकाओं में, नगर परिषद, नगर निगम, इनमें SC BC A इसका जो रिजर्वेशन का मामला है, तो जो BC कमीशन ने उनको रिपोर्ट जो बना के दी थी, उनके जिम्मे था कि भी रिजर्वेशन का क्या स्वरूप होना चाहिए, क्या प्रकार होना चाहिए। तो उन्होंने BC A का रिजर्वेशन रिकमेंड किया था। उसके आधार पर कल हमने वो रिपोर्ट स्वीकार की थी। आज अल्टीमेटली उसका फाइनल, क्योंकि उसमें से एक्ट बनता है, लेकिन एक्ट बनाने के लिए तो इंतजार करना पड़ेगा सेशन का, लेकिन चुनाव जो कि हम चाहते हैं जल्दी हो, इसलिए उसके ऑर्डिनेंस के लिए हम जो एक प्रस्ताव आज पारित करके और गवर्नर साहब को भेजेंगे ऑर्डिनेंस के लिए, ताकि वहाँ से ऑर्डिनेंस होते ही फिर उसके चुनाव का रास्ता वो साफ हो सके। वही जो कल की चीज़ है कि उसमें कुल हरियाणा में जितने भी सीटें हैं मेयर की अथवा नगर पालिका, नगर परिषद के चेयरमैन की, अलग अलग 8% संख्या जहाँ हाईएस्ट आबादी है वो उनको रिजर्व करेंगे। और इसी प्रकार वार्डों में भी जहाँ जितनी आबादी है उस आबादी के 50% के बराबर सीटें होंगी, और वो सीटें भी जो हाईएस्ट नंबर उससे डबल, यानी अगर 3 सीटें रिजर्व हैं तो 6 बैकवर्ड क्लास A की ज़्यादा पॉपुलेशन है, उस 6 नहीं 3 गुना, 3 की 9, और 9 में से फिर 3 का लॉटरी निकाल करके वो करेंगे। बाकी बची हुई फिर अगली बार टर्म में से बाकी 6 में से 3, फिर तीसरी बार जो है तीसरे राउंड की पूरी करना। इस प्रकार से रिजर्वेशन का विषय किया है। टोटल रिजर्वेशन SC और BC A मिलाकर ये 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर दोनों को मिलाकर के सपोज 50 से ज़्यादा होता है
तो कम करने के लिए अगर करना पड़ेगा तो BC एक ही सीटें कम हो जाएंगी, SC की नहीं होंगी। अगर मानो BC A की 6 बनती हैं और SC की 48 बनती हैं, यानी परसेंटेज के हिसाब से, तो 54% में 50% रखने के लिए BC A को 2% मिलेगा, 48 और 2%। तो इस प्रकार से ये एक प्रावधान किया गया है। SC की सीटें जितनी बनती हैं पहले से वही रहेंगी। BC A की 50 में से अगर नीचे गुंजाइश है तो उनको मिलेंगी, और दोनों मिला करके भी 50 से बहुत कम रहती तो सारी मिलेंगी। तो ये एक प्रावधान उनके वार्डों में भी, और जो उनके चेयरमैन और मेयर उनकी सीटों के लिए ये किया गया है। इसका अगला जो काम है वो चुनाव से पहले अध्यादेश होना, अध्यादेश के बाद वार्डबंदी, अध्यादेश ही कहते हैं ना उसको, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, उसके बाद वार्डबंदी, और उसके बाद रिजर्वेशन, उसके बाद चुनाव। ये सारे काम मुझे लगता है बहुत जल्दी हम करा लेंगे। तो मित्रों, आज के मंत्रिमंडल की बैठक में कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज थे वो आपके सामने रखे हैं। एनीथिंग ऑन योर साइड? सर, एक बहुत पहले आपने बोर्ड बनाया था पुजारी को, उसका क्या स्टेटस है और अभी तक कहाँ तक? उसका एक नोटिफिकेशन होना शेष है, तो हमने बता रखा है कि उसके अंदर LR से और उनसे वेट करा करके हम AG साहब से उसके अंदर, क्योंकि नया है, पहली बार बना रहे हैं, उसमें बहुत से सुझाव आए हैं, उन सुझावों को मिला करके उसको जल्दी बना के, उसमें अभी एक मैं जब गया था अपने महंत जो गोरक्षनाथ जी के, उनको जोड़ दो, उनको जो जोगी समाज के ऐसे जो उनके मंदिरों में जोगी पुरोहित हैं उनको भी उसमें विशेष तौर पर जोड़ा है। हालांकि वैसे पुरोहित में आ ही जाते हैं वो, लेकिन उन्होंने कहा कि जोगी नाम से जोड़े, तो हमने जोड़ दिया। सर, केरला फिल्म को तमाम राज्यों में टैक्स फ्री कर दिया गया है, हरियाणा में भी सर टैक्स फ्री होगी? अभी मैंने उनको कहा है कि एक बार टीम बैठ करके देखेगी उसको, और देखने के बाद कितना उसमें लोगों के लिए आकर्षण है, लोगों के लाभदायक है। वैसे तो उसको टैक्स फ्री ना करें या करें, कोई अंतर इसलिए नहीं पड़ता कि जिन्होंने देखना खूब डट के वो देख रहे हैं और अच्छा खासा पैसा उसमें से आ रहा है, इसलिए टैक्स फ्री करेंगे। तो मैंने देखे पॉलिसी के अंदर मिनिमम रेट तक की जाते हैं। ये एक ऐसा विषय है जहाँ मैक्सिमम नहीं करते, मिनिमम करते हैं, क्योंकि हर चीज़ पर मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, लेकिन यहाँ मिनिमम रिटेल प्राइस होता है, इससे नीचे नहीं बेचोगे, इससे ऊपर किसी भाव बेचें तो इसलिए उसका कितने ऊपर बिकेगा ये तो पता नहीं है। लेकिन हमने जो मिनिमम वाला रेट है उसमें 10 रुपये शायद, अगर ठीक से ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन 10 रुपये बोतल और 5 रुपये उसका छोटा जो पैक होता है, बड़ा बोलता है उसको, हुआ आधा मिनिमम रेट में बढ़ोतरी तो 5-10 रुपये, क्योंकि स्वाभाविक है कि उसके अंदर अगर बढ़ेगा तभी वो ऑक्शन में कुछ ज़्यादा आएगा, तो उसी में से आएगा जेब से। हाँ, तो कोई किसी ने जेब से तो गिरा नहीं है। खबर तो ये है ना, देसी शराब महंगी होगी या विदेशी होगी, यही बात है। अभी उसका आपको क्लियर हो जाएगा, हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग बता देंगे सब। हमने उसका जो पोर्टल है उसके अंदर जब उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी तो भी कोई उनके पास मैसेज जाएगा? उनको मैसेज साथ साथ जाएगा जैसे ही संबंधित अधिकारी के पास पहुंचेगी। बीच की प्रोसेस में तो नहीं है मार्क कर दिया या चलेगा तो 3-4 दिन नहीं, लेकिन जैसे वो संबंधित अधिकारी के पास जिन्हें सॉल्व करना है उसके पास पहुंचते उसका मैसेज जाएगा। उसके बाद जैसे उसमें से कोई प्रोग्रेस होती है तो प्रोग्रेस के कुछ स्टेप्स होंगे, उस स्टेप्स में उनको जानकारी मिलेगी। एक जैसे फीडबैक कॉल भी जाती है, कोई ऐसा भी अरेंजमेंट करेंगे कि नहीं, भी कॉल नहीं जाएगी, बड़ी संख्या है तो वो तो फिर बाद में अगर किसी की शिकायत फिर भी बचती है उसके लिए कोई संपर्क करना होगा तो करेंगे, अदरवाइज तो एक सिंपल प्रोसेस में जो जो चीज़ें सॉल्व होती जाएंगी वो सब उनको बताते जाएंगे। सर, इसमें ऐसा भी होगा कि जिसने कंप्लेंट की है उसको जैसे मैसेज जाएगा, कर सकता। अब मुख्यमंत्री मणिपुर को जिस तरीके से विद्यार्थी वहाँ पर फंसे हुए हैं उसको लेकर काफी अच्छा अपने तरीके से शेड्यूल सब 16 विद्यार्थियों के साथ, उसमें से 5 तो कल रात को आ गए थे। रात को वो लगभग 11:30-12 बजे पहुंचे थे एयरपोर्ट, और हमने तो उनकी तो व्यवस्था भी वहाँ हरियाणा भवन में की थी। लेकिन मैंने जब सुबह पूछा तो उनका कि रात को उनके परिवार के लोग अपने अपने घर ले गए हैं, बल्कि मेरी तो इच्छा थी उनको सवेरे मिलने की, लेकिन वो अपने परिवार में चले गए। 8 अभी और आ गए हैं, तो 8, 5, 13
3 लोग ऐसे हैं जिनकी टिकट थोड़ा लेट बुक हुई थी, क्योंकि प्रेशर बहुत था एयरलाइंस के ऊपर, तो वो थोड़ा लेट बुक हुई, इसलिए वो 3 भी कल दोपहर तक शायद रात में आ जाएंगे। कुल 16, अभी तक हमारी जानकारी में 16 आए 16 थे। नहीं कहा, मदद मांगी है। 16 ने मदद मांगी थी, तो हमारी तो जानकारी मिलेगी उन्हीं का बच्चे तो ज़्यादा होंगे ना। अब मालूम नहीं, अभी वो जानकारी मिलेगी। अभी तक 16 के लोगों की वहाँ के कॉलेज के लोगों ने जो हमें बताया, क्योंकि एक से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि हमारे हरियाणा के इतने लोग और हैं, और या यहाँ के किसी पेरेंट ने हमको संपर्क किया, तो 16 की संख्या बन पाई थी। सर कल आप दिल्ली के दौरे पे थे, अमित शाह साहब से मुलाकात हुई थी, तो कोई खास विषय बड़ा धमाका होना धमाका तो आप करते हो, मैं थोड़ी करता हूँ। क्या थोड़ा सा बता दीजिए। नहीं, ऐसा कोई खास नहीं। कुल मिला करके हमारा एक रूटीन का काम रहता है कि हम अपने यहाँ क्या क्या कर रहे हैं वो सारा अपने नेताओं को बताना होता है। और कर्नाटक चुनाव हो गया, हमने हालचाल पूछा भी, कर्नाटक का सरकार बनेगी, खूब अच्छी बनेगी, बढ़िया बनेगी। सर पहलवान जो धरने पर बैठे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुकदमा भी दर्ज हो गया, पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी। देखिए, कुल मिला के तो ये विषय बन गया है कानून का, तो कानून का विषय एक कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होता है। मुझे लगता है कि कानूनी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उनके खिलाफ FIR भी हो गई है, 2 FIR हुई ब्रदर, और दोनों में जो पुलिस अपना संज्ञान ले रही है, और ज़रूर इसका कोई ना कोई निर्णय जल्दी होगा। और मैं तो खिलाड़ियों से अपील करूँगा कि अब इस विषय को एक सीमा से आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि जो रेसलर्स की जो क्या फेडरेशन है, क्या नाम उसका, WFI रेसलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो उसके अब नए चुनाव होने वाले हैं, इसलिए उनका तो वैसे भी कोई रोल रहा नहीं है, और उसमें कोई ना कोई विषय जल्दी निकलेगा। बीच में कई लोग लगे हैं जो इसका कोई राह निकालने के लिए बातचीत कर रहे हैं। मुझे निकलता है कि 1-2 दिन में रास्ता निकला है। सर जो रेट तय किए जाएंगे शराब के, पड़ोसी राज्यों में दिल्ली या पंजाब की बात करें तो वहाँ पर रेट कम किए गए हैं, तो क्या हरियाणा में जो रेट होंगे उनसे ज़्यादा गैप हो जाएगा या गैप कम रहेगा? अलग अलग आइटम्स हैं, तो कुछ आइटम्स का हमारे पड़ोसी राज्यों में हमारे से भी ज़्यादा है, कुछ का हमारे से कम है। वो अपना अपना देखते हैं कि जो वहाँ किस कैटेगरी के लोग क्या कंज्यूम करते हैं। तो सीएम मनोहर लाल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। बैठक महत्वपूर्ण हुई है। इस बैठक में जो निर्णय लिए गए उसकी जानकारी दी गई। एक्साइज पॉलिसी में कुछ बदलाव किए गए हैं, क्या उसके अंदर रहेगा। इसके साथ साथ ग्राम सचिव की भर्तियों को लेकर भी कहा कि इसमें ग्राम सचिव 2, महाग्राम सचिव ये बनाए जाएंगे। नए सब डिवीज़न बनाने की बात कही है, जिसके लिए 6 सब डिवीज़न बनाए जाएंगे, उसके लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। और भी तमाम कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जिनको लेकर सीएम मनोहर लाल ने इस पीसी के माध्यम से जानकारी दी है।